हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो। इस छुट्टी वाले टाइम का खूब अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, माय नेम इज़ पूजा यादव और मैंने यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैं 10th क्लास को साइंस, 11th 12th को केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। तो 11th की और 10th की लगभग केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दी है। आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं 12th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 11th में नहीं पढ़ के आए हैं। मतलब 11th में जिन लोगों ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, तो उन लोगों के लिए अलग से 11th की क्लासेस हैं ही, साथ में उनके लिए जो 11th पढ़ के आ चुके हैं और 12th में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास 12th स्टार्ट कर रही हूँ। आज क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। उसके अंदर जो मैंने सिलेबस लिया है वो केमिस्ट्री का लिया है। आज का जो मेरा वीडियो है पूरा इंट्रोडक्शन है। पूरा यहाँ पे कोई टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली नहीं हूँ आप लोगों से। यहाँ पे मैं पूरा एक मेथड लेके आई हूँ, एक अपनी प्लानिंग बताने वाली हूँ कि हम किस तरीके से फर्दर इसके ऊपर चलने वाले हैं, किस तरीके से हम अपने पूरे टॉपिक्स के ऊपर काम करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मैं लेके आई हूँ वो सारा सिलेबस लेके आई हूँ कि जो तुम्हारा आरबीएससी का या एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है वो क्या है। ओके, और ये सारी चीजें मैं हिंदी में लेके आई हूँ, तो इस चीज से ये आराम से पता चल रहा है कि जो मैं क्लासेस लेने वाली हूँ यहाँ पर हिंदी मीडियम की लेने वाली हूँ। कौन से मीडियम की लेने वाली हूँ? हिंदी मीडियम की। बट हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ज्यादा टेंशन में ना आए। यहाँ पे हिंदी मीडियम का मतलब ये नहीं है कि पूरा हिंदी में चलेगा, पूरा इंग्लिश में चलेगा। यहाँ पे हिंदी का मतलब है कि दोनों ही लैंग्वेज चलेंगी। जहाँ पे इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री स्पेशली, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होता है। तो कुछ चीजें हिंदी में समझ में नहीं आती बट वो इंग्लिश में समझ में आ जाती है, तो वहां पे मैं इंग्लिश यूज करने वाली हूँ। ओके, तो बेसिक अच्छी लैंग्वेज यूज करके जिसमें तुम्हें समझ में आता है वो हम यूज करेंगे। अच्छे से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मतलब अब जैसे तुम लोगों का 12th है, तुम्हारा वैसे बोर्ड है, तुम्हारा टेंशन अभी 100 पे होगा। ठीक है, कि कैसे क्या होगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलें चल नहीं रही है, सिलेबस कैसे होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है। तो जो मैं बात कहना चाहती हूँ कि जो तुम्हारा जो पेपर होता है वो आता है 100 मार्क्स का। ओके, 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके अंदर होती है 70 मार्क्स की जो होती है वो होती है थ्योरी। ओके, 70 मार्क्स की आ जाएगी, थ्योरी हो जाएगी, और जो बाकी के 30 मार्क्स बच गए उसके होते हैं प्रैक्टिकल। तो मेरी क्लासेस की जो बेस्ट थिंग है वो ये है कि मैं थ्योरी तो करवाऊंगी ही, साथ में मैं आपको प्रैक्टिकल की वीडियोस भी प्रोवाइड करवाऊंगी। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिकल का वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगी कि हम कोई भी प्रैक्टिकल किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि जैसे स्कूल खुलते हैं, जैसे भी तुम लोगों को चांस मिलता है, तुम वो सेम प्रैक्टिकल करके देखो, उसकी बार बार प्रैक्टिस करके देख सको। तो यहाँ पे मैंने बहुत पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई है कि अगर मैं थ्योरी करवा रही हूँ, थ्योरी सभी करवा देते हैं, बट उस थ्योरी को रिलेट करते हुए प्रैक्टिकल कभी कोई नहीं करवाता है, या फिर लास्ट में तुम्हें थोड़ा बहुत बता दिया जाता है किस तरीके का प्रैक्टिकल होता है। तो वो चीज अच्छी नहीं, क्योंकि आगे की जैसे आप क्लासेस में आगे जाओगे, आप कुछ भी करोगे, कोई भी कोर्स करते हो, तो उसमें आपको पता है थ्योरी इतनी नहीं चलेगी, फिर प्रैक्टिकल ज्यादा चलते हैं। आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल आनी ही चाहिए, और एक अच्छी नॉलेज के लिए जरूरी है कि प्रैक्टिकल आना जरूरी है। जब आप जो चीज पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होता है तो ज्यादा याद भी रहता है और ज्यादा अच्छा भी रहता है। और यहाँ पे जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हर एक चीज का प्रैक्टिकल आना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना इसकी फील्ड में हम आगे काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती ही आती है। इसीलिए मैं प्रैक्टिकल की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जैसे पॉसिबल होगा, या फिर जैसे थोड़ी बहुत थ्योरी जो अपनी है वो कंट्रोल में आ जाएगी, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल की वीडियोस भी दूंगी। इससे पहले मैं आपको इसका सिलेबस बता दूंगी, प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है, जैसे मैं आज थ्योरी का सिलेबस लेके आई हूँ वैसे। तो हम फटाफट थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12th वाले बच्चे ऑलरेडी बहुत रेडी होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने अभी काफी सीरियस चल रहे हैं आप लोग। तो मुझे शायद वो सब लेक्चर देने की, मोटिवेशन स्पीच देने की कोई जरूरत नहीं है, तो और होनी भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि 12th क्लास के बच्चों को उसकी जरूरत है। 12th क्लास अपने आप में एक मोटिवेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो यूनिट है तुम्हारी वो है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। अब देखो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, मैटर की 3 स्टेट होती है। कौन सी होती है? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, यानी द्रव, ठोस और गैस। तो द्रव और गैस के बारे में तुम पिछली वाली क्लास में, 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो अब जो तुम्हारे आई है वो आई है ठोस अवस्था, यानी ठोस अवस्था के बारे में हम यहाँ पे तुम्हारी इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। 12th के अंदर जो तुम्हारा चैप्टर है ठोस अवस्था। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी मार्किंग भी लिख रखी है कि मार्क्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, तो ये एग्जाम में 3 मार्क्स की आती है ये। ठीक है, सॉलिड स्टेट काफी अच्छा चैप्टर है, बढ़िया है, तुम लोग बहुत सारी चीजें जानोगे जब सॉलिड पढ़ोगे तो। ठीक है, तो द्रव और गैस के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं सारी 11th की क्लास की वीडियोस भी अपलोड करूंगी साथ के साथ, तो आप वो भी देखते रहना। ओके, वहां से आपका रिवीजन होता रहेगा, ताकि आप नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट होगा, 3 मार्क्स का ये होगा। ओके, इसके अंदर ठोस के बारे में जितने भी होते हैं, क्या इनके पॉसिबिलिटीज होते हैं, क्या इनके रूल्स होते हैं, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। सेकंड जो चैप्टर हुआ है सॉल्यूशन का, यानी विलियन, यानी कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, विलियंस होते हैं, और हम उनको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मार्क्स ऑब्टेन करता है ये 5 मार्क्स ऑब्टेन करेगा यहाँ पर।
उसके बाद जो थर्ड चैप्टर अपना है वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो बच्चों 11th क्लास से तुम्हारी इलेक्ट्रो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें भी तुमने 2-3 चैप्टर पढ़ा है, रसायन बल गतिकी पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ा, रासायनिक बल गतिकी, यहाँ पर है ऊष्मा गतिकी, उसमें पढ़ा है 11th में ऊष्मा गतिकी होता है, ठीक है। ये ठोस की अवस्थाएं होती है, द्रव अवस्था है ना, द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, ये सारी 11th के चैप्टर है। तो यहाँ से देखो द्रव्य की अवस्था में तीसरी अवस्था यहाँ पर आ गई, वहां पे तुम लोगों ने ऊष्मा गतिकी पढ़ी, तो यहाँ पे तुम क्या पढ़ रहे हो, वैद्युत रसायन पढ़ रहे हो। वहां पे एक्विलिब्रियम तुम लोगों ने पढ़ लिया, तो यहाँ पे तुम सॉल्यूशन पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, रिलेशन है 11th का टोटली 12th से, या फिर 12th पूरी तरीके से 11th से रिलेटेड है, तो तुम्हें 11th भी थोड़ा सा बेसिक उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो विज्ञान के बाद में पढ़ेंगे वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होते हैं, सेल्स कैसे होते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में हम सेल यूज करते हैं, तो वो सेल किस तरीके से बने होते हैं, क्या होते हैं, कौन से उनमें कैथोड एनोड क्या होते हैं, सारी चीजों के बारे में यहाँ से, उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, उनके सेल रिएक्शंस क्या होती है, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल बात करेंगे। उसके बाद में रसायन बल विज्ञान केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे दी हुई है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छा टॉपिक होता है, इसके बारे में जब पढ़ोगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पता चलेगा क्या होती है, कैसी होती है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद में दे रखा है सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, जैसे कोई सरफेस होती है उसके ऊपर उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, मतलब एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना, अवशोषण, ये सब, अधिशोषण, ये सब सुना होगा, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो बात मैं बता रही हूँ कि जो 5 यूनिट हैं, ये यहाँ पर देखो केमिस्ट्री के 3 तरीके के भाग अभी तुम्हारे चलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिक रसायन विज्ञान बोलते हैं, फिर कार्बनिक रसायन विज्ञान और अकार्बनिक रसायन विज्ञान। तो जो भौतिक रसायन विज्ञान है वहां पे ये 5 यूनिट किसकी हो गई, भौतिकी की हो गई, सारी भौतिक रसायन विज्ञान की, यानी फिजिकल केमिस्ट्री की ये 5 यूनिट किसकी है, फिजिकल केमिस्ट्री की है। तो यहाँ पर हम सारे फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं, और जो मार्क्स ये ऑब्टेन करती है यहाँ पर, ये 3 मार्क्स की होती है, जो 3 यूनिट है 5 मार्क्स की है, और एक जो यूनिट है 4 मार्क्स की है, तो मतलब इनका मार्क्स रेशियो भी काफी अच्छा होता है। इंपॉर्टेंट है ये, कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है उनसे, क्योंकि काफी सारे फिजिकल केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और उनके आप डायरेक्ट आंसर्स दे सकते हो। वो ज्यादा कंसेप्ट लगाने की, ज्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको एक प्रॉपर एक फॉर्मूला पता होता है तो, ठीक है। अब 5 तक जो चैप्टर है 1 to 5 है, वो सारे कौन से हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। कौन सी केमिस्ट्री के हैं, फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन के, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के। उसके बाद में 6, 7, 8, 9 उपसंयोजक यौगिक, ये कौन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये कौन सी, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन है ये, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, यानी तत्वों के निष्कर्षण, मतलब जितने भी तत्व होते हैं, हम उनको, जैसे सोना होता है, सोना शुद्धियों के साथ में निकलता है ना, तो सोने को क्या किया जाता है, बाद में शुद्ध किया जाता है बहुत अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। जैसे लोहा होता है, शुद्धियों के साथ जब हम उसको निकालते हैं तो अशुद्धियां होती है उसमें बहुत सारी, तो उसको शुद्ध करके, उसको जितनी भी धातुएं होती हैं, उनको शुद्ध करके अलग रूप में निकालना ही क्या होता है, तत्वों के निष्कर्षण। मतलब यहाँ पे ज्यादा तो बोला जाता है धातुओं का निष्कर्षण, मतलब जितनी भी धातुएं होती है हमेशा अशुद्ध रूप में मिलते हैं, उनको शुद्ध रूप से हमारे पास लाने का जो काम होता है, जो पूरी प्रोसेस होती है उनको शुद्ध करने की, वो हम इसमें पढ़ेंगे, उनके क्या सिद्धांत और क्या क्या प्रक्रम इसमें काम में लेते हैं। तो कितने मार्क्स का आता है, टोटल 4 मार्क्स का ही होता है। उसके बाद में पढ़ते हैं पी ब्लॉक। देखो बच्चों, पी ब्लॉक के बारे में तुम लोगों ने 11th क्लास के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा है, आधा पार्ट इसका तुम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुकी हो। एस ब्लॉक तुम लोगों ने पूरा 11th में पढ़ लिया है। उसके बाद में बाकी बचा पी ब्लॉक, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे अभी आया, और जो देखो सबसे ज्यादा मार्क्स ये स्कोर करता है, 7 मार्क्स पी ब्लॉक के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बचा हुआ पी ब्लॉक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद में डी और एफ ब्लॉक है, डी और एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स पढ़ेंगे और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, जैसे छोटी मोटी सारी चीजें पढ़ेंगे, कोई भी इनका छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है और तुम्हारा बेस इतना क्लियर करना है कि आगे जाके तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब इसीलिए नहीं पढ़ाना कि सिर्फ तुम्हें 12th में पास होना है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं 9th जो चैप्टर उपसंयोजक यौगिक, मतलब ये समझ लो ये क्या होती है, केमिस्ट्री की आत्मा होती है। उपसंयोजक यौगिक क्या होता है, केमिस्ट्री की आत्मा होते हैं। अगर आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, किसी भी बच्चे से पूछोगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जिक्र हमेशा होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब सच में बोलते हैं ऐसा, जो होते हैं बहुत ज्ञाता हो जाता है केमिस्ट्री की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, इसकी आत्मा होती है केमिस्ट्री की। तो हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल से बात करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, क्या इनका कौन से ये कंपाउंड्स बनाते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पढ़ने का जो एक मेन रीजन है, अब उपसंयोजक जो यौगिक होते हैं वो डी और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स मोस्टली वो होते हैं। तो हमें उपसंयोजक यौगिक पढ़ने से पहले हमें कैसे ना कैसे डी और एफ ब्लॉक ही पढ़ना पड़ेगा पहले, क्योंकि तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन से हैं, तभी हम क्या पढ़ सकते हैं, उपसंयोजक यौगिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई। ये पहले हमने 5 यूनिट तो बता दी फिजिकल केमिस्ट्री, 6, 7, 8 और 9 जो यूनिट है, यानी 4 जो चैप्टर्स है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। उसके बाद में बचता है 10 टू लेकर के
यहाँ तक 16 तक के चैप्टर सारे क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ये सारे किसके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तुम लोगों ने देखा 11th के अंदर लास्ट में के 2 चैप्टर थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, उन्हीं के आगे का ही पार्ट है। तो मतलब इनके बारे में सीखना है, पहले वो 2 चैप्टर आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इसकी ABCD है उनको सीखना बहुत जरूरी है। मतलब 11th क्लास को केमिस्ट्री की ABCD बोलते हैं। तो जो अगर आपको ABCD नहीं आएगी तो आप पूरा पैटर्न कैसे सीख पाओगे। तो पहले आपको ABCD अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद इनको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बाकी तो तुम्हारे पास एक ही 4 बच जाएगा, कंसेप्ट को रट लो। तो जो उससे क्या होता है, स्कोरिंग नहीं होता है, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है हेलो एरिन, हेलो एल्कीन है, जितने भी हेलो एरिन और एल्केन्स होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हेलो आगे लगा हुआ है, एल्केन्स के बारे में तुम लोगों ने पिछली वाली क्लास के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पढ़ा है। यहाँ पे हेलो एरिन्स और हेलो एल्किन्स आ गए। ठीक है, ऐसे फिर जो नेक्स्ट है वो एल्कोहल, फिनोल और ईथर आ गए। मतलब क्या, एल्कोहल से कौन से रिएक्शंस होते हैं, कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, फिनोल से कौन से बनते हैं और ईथर से कौन से बनते हैं। देखो यहाँ पर हेलो एरिन एल्किन होती है, 4 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, यहाँ पे स्कोर कर रहे हो, यहाँ पर ये 5 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, सारे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन। अब देखो हेलो एरिन से ही रिलेटेड एल्कोहल, फिनोल है और इससे रिलेटेड ही एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब तीनों ही ऑर्गेनिक की यूनिट आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्शन में बनाती है, एक दूसरे की चीजों को क्लियर करती है। यहाँ पर हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे एक तरीके से कि रिएक्शन होती कैसे है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इनसे बनने वाले कंपाउंड से होने वाली रिएक्शंस, उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स, उन सब के बारे में यूज करेंगे हम। इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक, मतलब जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, वो सारे कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको बारे में यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे, उनकी रिएक्शन देखेंगे, उनकी वो सेम स्ट्रक्चर देखेंगे। मतलब ये जो चारों यूनिट है, इनकी प्रोसेस लगभग सारी सेम है, सारी चीजों में सेम इनके बनने के तरीके, इनके रासायनिक अभिक्रियाएं, इनकी संरचनाएं, इनके हाइब्रिडाइजेशन, सारी चीजें हम यहाँ पे सेम तरीके से देखेंगे, अलग अलग के। ओके, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। इनऑर्गेनिक की 4 यूनिट है और फिजिकल की 5, ऑर्गेनिक के 16 तक कंप्लीट है। फिर देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स। देखो बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में सुना, जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, काफी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स होती है उनकी। तो उनको सीखने के लिए हमें पहले इनका बेसिक आना चाहिए, हमें पहले ये रिएक्शन बनाने आनी चाहिए कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होते हैं, कीटोन कौन होते हैं, एल्डिहाइड कौन होते हैं। क्योंकि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स यानी जीव अणु होते हैं वो इन्हीं से बने हुए होते हैं, वो अलग से नहीं होते हैं। इन्हीं के एक साथ के फॉर्मेशन से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, जीव अणु बनाते हैं। और ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ओके, तो जीव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने से पहले हमें ये वाला नॉलेज होना जरूरी है। मतलब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट जीव अणु भी पढ़ा देते हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा देते हैं। तो मुझे आज तक उनका समझ में नहीं आया कि वो किस तरीके से इस चीज को कवर करते हैं, कैसे बच्चों को बता पाते हैं कि जीव अणु कहाँ से डायरेक्ट ला करके लाए। तो मुझे लगता है कि पहले उनका ये बेसिक अच्छे से क्लियर करना चाहिए, उसके बाद ही उनको बायोमोलिक्यूल पढ़ाना चाहिए। तो हम यहीं से पहले इनका बेसिक करेंगे, उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल पे जाएंगे। उसके बाद में देखो बहुलक यानी पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स जैसे पॉलीथीन जानते हो, घर में पॉलीथीन होती है, थैलियां होती हैं, तो वो किसकी बनी हुई होती है, वो पॉलीमर्स ही होते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में डिटेल जानेंगे कि पॉलीथीन कैसे बनती है, रबड़ कैसे बनता है, वो सारी चीजें, फाइबर्स जितने होते हैं वो सारे हम बहुलक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुलकीकरण की विधि पढ़ी होगी 10th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर, 9th में, सभी क्लासेस के अंदर आती है। लास्ट जो चैप्टर है वो है दैनिक जीवन में रसायन, यानी दैनिक जीवन में हमारे केमिस्ट्री किस तरीके से काम आती है। बहुत सारी मेडिसिन हम यूज करते हैं, डेली लाइफ में खाते हैं। आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो इसी की भी बहुत सारी हम लोग मेडिसिन बना रहे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर जो मेडिसिन है वो काम की है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड अभी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब केमिस्ट्री हमारी एवरीडे लाइफ में किस तरीके से हम केमिस्ट्री को यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी मेडिसिन इसे यूज करते हैं, बाकी कौन से केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखा है, ऊपर नीचे हो सकता है मार्क्स का, हर साल हो जाता है, वो तो पैटर्न पे डिपेंड करता है, एग्जाम पैटर्न पे। बाकी ठीक है, ऐसा ही होता है पेपर। 70 मार्क्स का आएगा। कैसे डिवाइडेड होता है, टोटल 100 का होता है, 70 की थ्योरी होती है, 30 का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल क्लासेस में प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। अब जो ये मैंने सिलेबस तुमको बता दिया, अब जो तुम्हें करना है वो ये कि तुम्हें एक कॉपी लेनी है, पेन लेने हैं, उनके अच्छे से नोट्स कॉपी करते जाना है। रेगुलर तुम्हारी क्लासेस अपलोड होती रहेंगी, टाइम टेबल तुम्हारे पास आ जाएगा। सबसे पहले जो तुम्हें काम करना है, ये जो मैंने सिलेबस लिखा है उसको पहले ही पन्ने पे, पहले ही पेज पे तुम क्या कर दोगे, छाप दोगे इसको, मतलब इसको कॉपी पेस्ट करने का काम कर लोगे। ओके, पहला ही जो तुम्हारी बुक का कॉपी का पेज होगा उसके ऊपर तुम इसको कॉपी पेस्ट कर देना, ऐसे कैसे, विद मार्क्स। ओके, और अपनी स्ट्रेटेजी हम समझेंगे, तुम इनको डिवाइड कर लेना, ये फिजिकल होती है, ये इनऑर्गेनिक होती है, और ये जितनी वहां तक बच गई सारी ऑर्गेनिक होती है। ओके, उसके बाद में हम डेली कंटिन्यूटी और रूटीन को फॉलो करोगे तो सब अच्छा होगा। अगर आप एक दिन भी रेगुलरिटी छोड़ते हो, एक दिन भी क्लासेस मिस करते हो, तो इससे नुकसान आपका होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाली क्लास है वो आपको आपसे मिस हो जाएगी। अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, और ये क्या होता है, बर्डन बनता जाता है। जैसे क्लासेस तो क्या होंगी, डेली आती जाएंगी, पर जिन बच्चों को रेगुलर पढ़ना है उसने एक दिन की भी क्लास मिस कर दी
तो उसको क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे उसकी 2 क्लासेस हो जाएंगी। इससे बच्चा क्या आता है, प्रेशर में आता जाता है। तो इसके लिए इस प्रेशर को कम करने के लिए अच्छा है कि आप रेगुलर 1 घंटे की, आधे घंटे की, इतनी देर की क्लास होगी, 30 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा हो भी नहीं पाती है। तो 30 मिनट की क्लासेस ही डालूंगी, इससे ज्यादा मैं दूंगी तो आप लोगों का कंसेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। 30 मिनट की क्लास होगी, उसके नोट्स तुमको कॉपी करना है और उसको रिवीजन करके पढ़ना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो, पॉज करके नोट्स कॉपी कर सकते हो, 2 की स्पीड में बार बार करके आप इसको क्या कर सकते हो, बार बार इसका रिवीजन कर सकते हो। तो बहुत सारे मेथड है ऑनलाइन के, तो बहुत सारे फायदे हैं। जब हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया है तो चलो इसका अच्छे से मजे लेते हैं, अच्छे से फायदा उठाते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान में रखो, आज से ये सिलेबस सेट कर लो, आज से टाइम टेबल बना लो, रेगुलर क्लासेस आएंगी, रेगुलर पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, किसी का वेट मत करो कि कोई तुम्हारे सर आएंगे वो तुम्हें पढ़ाएंगे, या फिर कोई तुम्हारे स्कूल वाले होंगे वो तुम्हें क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। अगर हम या फिर मैं ऑनलाइन फ्री क्लासेस तुम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो प्लीज तुम लोगों का ये होना चाहिए कि तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना है, ना कि सामने वाले के अंदर कमियां निकालनी है। अभी जो मिल रहा है उसको बटोर लो, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले अच्छा ही होता है। और जहां तक बात है केमिस्ट्री की, तो मेरा केमिस्ट्री का नॉलेज काफी अच्छा है, मैं केमिस्ट्री हूँ, काफी टाइम से मैं इस पे काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कोई भी टॉपिक की जो भी माइनस प्लस होता है, 19-20 होता है, मुझे सब पता चल जाता है क्योंकि मैंने पढ़ा है इसको डिटेल से। तो कोई प्रॉब्लम होती है हम डिस्कस करेंगे, आपको कोई इश्यू होता है हम डिस्कस करेंगे उस चीज के ऊपर। साथ में क्या है, थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। थ्योरी के अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, एनसीईआरटी के देखेंगे, आरबीएससी के देखेंगे, सारे देखेंगे जो भी अभी तक के बोर्ड में आए वो सारे क्वेश्चन साथ के साथ हम देखते जाएंगे। उनके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, जहां तक पॉसिबिलिटीज है पीडीएफ नोट्स भी आपको इसके प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आता है, लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो अपने दोस्तों से इस चीज को शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास इसके नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाए। और अगर पसंद भी आता है तो लाइक करो। लाइक का कोई फायदा नहीं होता, बट एक होता है कि मोटिवेशन अच्छा रहता है कि चलो बच्चों को पसंद आ रहा है तो हम और अच्छे से काम करते हैं, उसका एक मोटिवेशन मिलता है। ओके, रेगुलर रहो, रोज की रोज पढ़ते रहो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो, केमिस्ट्री के साथ साथ बाकी के जैसे फिजिक्स, मैथ्स, बायो है, जो भी तुम्हारा प्लानिंग है एग्जाम को लेकर के, उस अकॉर्डिंग उस चीज को अभी से स्टार्ट कर दो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, रेगुलर क्लासेस देखो, अपने नोट्स बनाओ, अपनी पढ़ाई करो, उसके बाद जो जितना टाइम वेस्ट करना है आप लोग करते रहो। ओके, ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहो और शेयर करते रहो।